देखो, ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड हाउस वायरिंग। पावर का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, कितना पावर होता है, कितना वोल्टेज होता है, कितना करंट होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे और एक घर तक किस तरह से पहुँचता है। तो सबसे पहले दिया है ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। जनरेटिंग स्टेशन में वहाँ पर करंट बनता है और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुँचता है। करंट कैसे बनता है तो वो सब पीछे शायद कभी पढ़ चुके हो। वो जो तुम्हारा काफ़ी टाइप से बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो थर्मल पावर प्लांट यूज होता है ना, जिसमें कोयला को जला करके पानी को गर्म करते हैं, फिर उससे जो वेपर बनता है उसे टरबाइन को घुमाते हैं और फाइनली करंट बनता है। तो वहाँ पर एक्चुअल में कितना करंट बनता है, उसका मतलब पावर कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है और करंट उसमें कितना होता है। हमारे घर तक जो पहुंचता है वो तो पता होना चाहिए। हमारे घर तक पहुंचता है 230 और करंट शायद 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के बीच होता है। ठीक है, ये हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है, इतना कम से कम पहुंचाना रहता है घर तक। लेकिन अब सवाल है कि जनरेट कितना होता है। ये तो मान लो कि हर घर का रिक्वायरमेंट है। देखो 11 kV दिया है, 11 किलो वोल्ट, मतलब एक कहाँ 230 वोल्ट है, बहुत कम है, और ये 11 किलो वोल्ट 11,000 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन विच आर यूजुअली लोकेटेड वेरी फार फ्रॉम द एरिया वेयर इट इज कंज्यूम। मतलब जहाँ पर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है करंट का, इससे बहुत दूर रहता है जनरेटिंग स्टेशन। एट द जनरेटिंग स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 kV। 11 kV पर यहाँ पर पावर जनरेट होता है बिकॉज जनरेशन एट वोल्टेज हायर देन 11 kV कॉज इंसुलेशन डिफिकल्टीज। देखो 11 kV से अगर ज़्यादा रहा तो इंसुलेशन का प्रॉब्लम होगा। इंसुलेशन का प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब है, देखते हैं। वाइल जनरेशन एट वोल्टेज लोअर देन 11 kV इन्वॉल्व द वेरी हाई करंट। और अगर वोल्टेज को 11 kV से कम कर दें तो फिर करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है, देखो इंसुलेशन डिफिकल्टी मतलब होता है ना कि कभी कभी होता है करंट, इसमें ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हवा में करंट इसलिए नहीं है ना क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम लोग वोल्टेज दे देंगे ना तो ये इस हवा से भी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से आग जलना निकलना शुरू कर देगा वायर से। तो वो होता है इंसुलेशन प्रॉब्लम, मतलब वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई कर देंगे तो वहाँ पर इंसुलेशन का इशू देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बोल रहा है कि अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट हाई हो जाएगा। एक्चुअली जो पावर रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और पावर होता है वोल्टेज इनटू आई का मल्टीप्लिकेशन, मतलब वी आई हमारा जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। ठीक है, अब तुम वोल्टेज ज़्यादा करोगे तो करंट कम होगा, करंट ज़्यादा करोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर 11 kV से इसको कम करेंगे ना तो फिर करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम है। करंट हाई होने से फिर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, I²R लॉस जो है ना वायर में, क्योंकि उतना दूर से आ रहा है करंट। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एल्युमिनियम का वायर लगाए हैं उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, एल्युमिनियम का वायर का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, लॉस होगा ना I²R होता है पावर लॉस। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द डीसी वोल्टेज। अब सवाल ये होता है कि हम लोग डीसी वोल्टेज क्यों नहीं मतलब यूज करते हैं उस तरह से फ्लो करवा करके। एक्चुअली डीसी वोल्टेज में जहाँ पर डीसी है ना वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं यूज किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर यूज करके हम लोग वोल्टेज या करंट को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि हम लोग को करंट बहुत दूर से मंगाना होता है, और करंट बहुत दूर से मंगाना होता है। वहाँ पर एक तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि इस वायर में अगर तुम करंट ज़्यादा कर दोगे ना, पावर देखो कांस्टेंट रहता है, पावर अगर यहाँ पर जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा। हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं करंट को ट्रांसफार्मर का यूज करके। तो अगर हम लोग अब वोल्टेज को कम करके करंट को अगर हाई कर दें तो यहाँ पर लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। लॉस ज़्यादा होने लगेगा तो हम लोग तक उतना करंट पहुँच नहीं पाएगा। तो एसी में हम लोग क्या करते हैं ना कि इस जगह पर, मतलब जहाँ अभी तक घर नहीं आया है, ये जंगल झाड़ मतलब ये सब है जहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारा पावर स्टेशन है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। दिख रहा है ना 11 kV जनरेट हुआ था लेकिन कर दिया उसको 132 kV, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया वोल्टेज को।
करंट को बहुत कम कर दिया। अब करंट कम हो गया तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो बहुत कम हो गया। अब लॉस कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट हम लोग तक पहुँच पाएगा। अब एक काम हम लोग डीसी में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डीसी में क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर डीसी में ऐसा हम लोग करेंगे ना तो वो मतलब डीसी में ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं सकते हैं, तो फिर करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब कि जितना करंट है उतना करंट फ्लो करेगा, और उतना करंट अगर इस वायर से जाएगा तो सारा एनर्जी तो इधर ही बर्बाद हो जाएगा, हम लोग तक कुछ पहुँचेगा ही नहीं। इसलिए डीसी हम लोग यूज ना करके एसी यूज करते हैं पावर स्टेशन से घर तक करंट को पहुँचाने के लिए। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर वही चीज़ लिख रहा था, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज, मतलब डीसी वोल्टेज को हम लोग कम ज़्यादा कर नहीं सकते। द वोल्टेज जनरेटेड इज अल्टरनेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो जो वोल्टेज जनरेट होता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का होता है, वो एसी के बारे में बोल रहा है। इट इज इट्स पोलरिटी एट द टर्मिनल चेंजेस 100 टाइम्स ए सेकेंड, 50 टाइम पॉजिटिव 50 टाइम निगेटिव। तो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना बार वो अपना ये चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, ठीक है। तो ये एक सेकंड में करीब 100 बार चेंज कर लेता है, ऊपर से नीचे प्लस माइनस 50 बार ऊपर जाएगा 50 बार नीचे जाएगा, ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड टू द, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लेकर के ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। बस खाली ये याद रखना कि हम लोग घर में जो करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज जो लोग यूज करते हैं। तो तुम बाहर का कोई इक्विपमेंट लोगे ना, अमेरिका वगैरह से आएगा ना कुछ, तो वो 60 हर्ट्ज का होता है, 60 हर्ट्ज का होता है, और उसका वोल्टेज भी 230 ना होकर के शायद उन लोग का 110 होता है। एडेप्टर कम क्यों वोल्टेज? शायद अब वोल्टेज कम है, अब उन लोग का इक्विपमेंट हो सकता है थोड़ा सा हाई 5A हो। हम देखें कि उन लोग का जो होता है वोल्टेज भी कम होता है, करंट भी कम होता है, मतलब पावर रेटिंग ही ओवरऑल कम हो जाता है उन लोग का इक्विपमेंट का। तो हो सकता है वो लोग थोड़ा बेहतर बनाता होगा, कम बिजली बिल से मतलब उन लोग का चल जाता होगा। एक फ़ैन है मेरे पास, तो वो हम देखें मतलब 110 वोल्ट का है और 0.5 एम्पियर का है। तो ये एडोप्टर के हेल्प से बनाते हैं, मतलब बाहर का है। तो ऐसा होता है उन लोग का, यही होगा टेक्निक होगा उन लोग के पास कि कम पावर में या फिर कम बिजली बिल में चल जाए। लेकिन हम लोग के पास उतना सारा टेक्निक नहीं है, हम लोग 230 वोल्ट यूज करते हैं और करंट वही 5 एम्पियर से लेकर के 15 एम्पियर तक यूज करते हैं, जबकि वो लोग 0.5 एम्पियर से भी काम चला लेता है। द पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन इज ट्रांसमिटेड टू द कंज्यूमर ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस नॉट एट 11 kV। ये बोल रहा है कि 11 kV हम लोग जनरेट जरूर करते हैं, लेकिन 11 kV पर इसको भेजते नहीं है, क्योंकि 11 kV पर भेजेंगे तो फिर करंट हाई हो जाएगा, और करंट हाई होगा तो लॉस फिर ज़्यादा हो जाएगा। बट एट ए वोल्टेज हायर देन 11 kV सो एज टू रिड्यूस द लॉस, ताकि लॉस कम हो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं वोल्टेज को। देख रहे हो ना, 11 kV से ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज़ किया और 132 कर लिया, बाद में फिर इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लेता है, 132 से फिर देखो 33 कर लिया। अब 33 के भी जाएगा हैवी इंडस्ट्री वाला को, ठीक है, जहाँ ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। अब 33 से फिर स्टेप डाउन करके 11 kV लेकर के आया। अब 11 kV इंडस्ट्री में लाइट देने के लिए यूज होता है। 11 kV से फिर एक और ट्रांसफार्मर लगाया, उसको लगा करके 220 वोल्ट कर लिया। अब 220 वोल्ट हम लोग के घर तक पहुँचता है, मतलब देख रहे हो ना, 11 से शुरू हुआ था, बढ़ा करके 132 किया, फिर घटा करके 33, 11, 220। ये वाला थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। हीट के रूप में लॉस हो जाता है लाइन वायर में, वो बता रहा है कि अगर करंट ज़्यादा रखोगे तो लाइन वायर में सब हीट के रूप में ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम रिलेशन P बराबर VI फॉर ए गिवन पावर P करंट I बराबर P/V हायर द वोल्टेज, मतलब ये बता रहा है कि करंट कैसे ज़्यादा होगा। वोल्टेज अगर हम लोग कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि V नीचे है। हायर द वोल्टेज लोअर इज द करंट। Thus by supplying a given electric power at a high voltage the current become low
एंड देयरफॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हीटिंग ऑफ द लाइन वायर बिकम लेस। ये समझ में आया? ये वही बोल रहा है कि देखो अगर वोल्टेज हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं ना तो करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो ए लॉस कम होगा। इसीलिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है पहले 11 kV था, उसी को बढ़ा करके हम लोग 132 kV कर देते हैं। किसके जरिए? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए। इट इज़ देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन, फिर ये मेन सब स्टेशन की ओर जाता है। एट द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन, फिर 132 से स्टेप डाउन करके 33 ले आया। स्टेप डाउन देन ट्रांसमिटेड टू द हैवी इंडस्ट्री, फिर वो हैवी इंडस्ट्री को भेज दिया। फिर उसके बाद 11 ले आया, 11 लेने के बाद इंडस्ट्री में लाइट के लिए यूज हो जाएगा, और फिर 11 से 220 कर दिया जो कि कंज्यूमर तक चलाएगा। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर सोन इन फिगर 9.1 ऊपर दिखाया था। And 9.2 शो द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो 11 से 132, 132 से 33, 33 से 11, 11 से फिर 220। ये काफ़ी अच्छा दिखाया है, ठीक है। इसको याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तुम भूल जाओगे 132 से कितना हुआ। क्या चीज़? इसमें ये थोड़ा सा तुम भूलोगे, डिजिट याद करना होगा ना। 11 से 132, फिर 33, फिर 11, फिर 220। सर ऐसा ऊपर नीचे क्यों? क्या है ऊपर नीचे? सर ये मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो हम लोग जो जनरेट किए वो 11 kV था, ठीक है। लेकिन 11 kV को अगर जहाँ पर 11 kV है वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पर 11 kV को लो वोल्टेज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर वोल्टेज कम है तो करंट हाई होगा। अब इस करंट को हम इसमें नहीं भेज सकते क्योंकि ये पावर स्टेशन बहुत दूर है, और ये जो इंडस्ट्री है ना, हैवी इंडस्ट्री, ये उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ज़्यादा डिस्टेंस हम लोग हाई करंट को नहीं भेज सकते। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो I² RT लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और करंट यहाँ तक ठीक ठाक नहीं पहुँच सकेगा। इसीलिए इसको हम लोग 11 kV को स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके 132 kV कर दिए। 132 kV करने से क्या हुआ? वोल्टेज हाई हो गया, करंट कम हो गया। अब करंट कम हो गया तो I² RT कम हो गया, मतलब लॉस कम हो गया। लॉस कम हो गया तो ठीक है, करंट यहाँ तक पहुँच गया। I² कम हो गया मतलब क्या? लॉस कम कैसे? मतलब I की वैल्यू कम हो गई। लॉस देखो, लॉस का जो फार्मूला होता है ना वो होता है VIT, ठीक ना, या फिर I² RT डायरेक्ट भी बोल सकते हो। हाँ भाई। अब जब I ही कम है तो I² RT तो कम हो ही जाएगा, वैल्यू ही कम हो जाएगा, सही बात है। हाँ, तो फिर इससे यहाँ पर जो लॉस हो रहा था बहुत बड़ा, उस लॉस से हम लोग बच गए। अब 132 आया तो इंडस्ट्री में 132 के भी यूज नहीं होता है, उन लोगों को चाहिए 33 के भी। बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री है, मिल, कारखाना, फैक्ट्री, है सब, तो हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और 132 से 33 में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तो समझ में आया? पहले बढ़ा फिर घटा। घटा क्यों? क्योंकि 33 रिक्वायरमेंट था। बढ़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लो करंट हमको भेजना था, ठीक है ना, इसलिए वोल्टेज बढ़ा दिए थे। और अब जब कम वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है तो फिर से घटा दिए। अब उसके बाद ये कंटिन्यू घटता रहेगा, 33 से 11, 11 से फिर 220, है ना। सिर्फ एक बार बढ़ा है, उसके बाद कंटिन्यू घट रहा है। सर वोल्ट तो पोटेंशियल है ना? हाँ, वही पोटेंशियल डिफरेंस, उसको वोल्ट वही बोलो। जैसे बैटरी होता है ना, 1.5 वोल्ट का बैटरी होता है, लेकिन हम लोग AC वाला जो यूज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा 230 वोल्ट होता है। ठीक है ना। समझ में आ गया ये क्यों हुआ, बढ़ा और क्यों घटा? हाँ सर, अब समझ गया मैं। मतलब वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के लिए। हाँ, घटा रहे हैं, जैसा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वैसे से कम करते जा रहे हैं। बढ़ाए थे इसलिए ताकि लॉस हमारा कम हो, लॉस ना हो। हाँ,
उसके बाद है पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू ए हाउस। अब घर में किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू ए हाउस फ्रॉम सिटी सब स्टेशन आइदर द ओवरहेड वायर और केबल और पोल और अंडरग्राउंड केबल इज यूज्ड। तो ये अंडरग्राउंड केबल से भी होता है कहीं कहीं पर, और ज़्यादातर तो ओवरहेड वायर से ही होता है, जो ऊपर में 3 वायर दिखता है। 3 वायर कौन कौन सा होता है? एक लाइव होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है और तीसरा अर्थ वायर होता है। ठीक है, यही अर्थ वायर हर जगह पर नहीं रहता है, घर में अर्थिंग देना पड़ता है। द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर आर कनेक्टेड टुगेदर एट द लोकल सब स्टेशन। न्यूट्रल और अर्थ वायर क्या होता है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं लोकल सब स्टेशन पर, सो दैट द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर आर एट द सेम पोटेंशियल, ताकि न्यूट्रल और अर्थ वायर जो है ना वो सेम पोटेंशियल पर रहे, मतलब 0 पर रहेगा। द लाइव वायर आल्सो कॉल्ड द फेज वायर कैरी करंट फ्रॉम सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। लाइव वायर जिसको हम लोग फेज वायर भी कहते हैं, ये क्या होता है? करंट को कैरी करता है सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक। व्हाइल द न्यूट्रल वायर इज फॉर द रिटर्न ऑफ करंट टू द सोर्स। और न्यूट्रल वायर के जरिए हम लोग करंट को वापस भेजते हैं, मतलब यहाँ से करंट ऐसे आएगा, यहाँ पर बॉल में जाएगा, बल्ब में जाने के बाद वापस न्यूट्रल वायर से होकर के रिटर्न हो जाएगा। ये फेज वायर होगा, ये न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड होगा। The live wire also called phase wire हो गया। Before connecting the cable from pole to meter in house, first a fuse of high rating is connected in the live wire। पहले 50 एम्पियर का एक फ्यूज लगा दिया जाता है। Before connecting the cable from pole to the meter in a house, मतलब घर में जो मीटर होता है वो मीटर में लगने से पहले एक 50 एम्पियर का हम लोग फ्यूज लगा देते हैं। दिस फ्यूज इज कॉल्ड कंपनी फ्यूज या फिर पोल फ्यूज। ओनली द पर्सन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आर ऑथराइज टू हैंडल इट। तो ये सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी का आदमी होता है वही इसको हैंडल करता है। रेटिंग ऑफ फ्यूज डिपेंड ऑन द लोड फॉर विच द कनेक्शन इज टेकन। अब कंपनी से हम लोग किस लिए कनेक्शन लिए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा फ्यूज लगाएगा। आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड इन किलोवाट आवर मीटर। उसके बाद वो एनर्जी मीटर से जोड़ देगा फ्यूज के बाद। द किलोवाट आवर मीटर इज यूजुअली माउंटेड ऑन फ्रंट वॉल ऑफ द हाउस। ये घर में जुड़ा हुआ रहता है। फ्रॉम द मीटर कनेक्शन आर मेड टू मेन स्विच। मीटर से कनेक्शन जो होता है मेन स्विच तक लगाया जाता है। ठीक है, मीटर से कहाँ तक जाएगा? मेन स्विच तक। और अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर एंड टू ए मेन फ्यूज। ठीक है, देखो कहाँ से कहाँ तक गया है। मीटर पहले, मीटर से मेन स्विच, मेन स्विच के बाद फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी तक जाएगा। द मेन स्विच इज कनेक्टेड इन बोथ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर व्हाइल द मेन फ्यूज इज कनेक्टेड ओनली फ्रॉम लाइव वायर। जो हम लोग का मेन फ्यूज एमसीबी है वो किससे कनेक्टेड रहेगा? वो सिर्फ न्यूट्रल वायर से, एमसीबी से कनेक्ट क्या बोल रहा है? एक बार फिर से। द मेन स्विच इज कनेक्टेड इन बोथ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। जो मेन स्विच होगा वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों से कनेक्टेड होगा, लेकिन एमसीबी जो होगा वो सिर्फ लाइव वायर से कनेक्टेड होगा। द मेन स्विच इज ए डबल पोल स्विच। मेन स्विच क्या होता है? डबल पोल स्विच होता है। इट हैज़ एन आयरन कवरिंग। आयरन का कवर इसके ऊपर लगा होता है। द कवरिंग इज अर्थेड। कवरिंग जो होता है वो क्या होता है? अर्थेड होता है। मतलब मेन स्विच, ये वाला देखे वो मेन स्विच डबल पोल स्विच, ये वाला एक होता है बोर्ड घर के बाहर देखोगे ना, तो एक इस टाइप का रहता है और यहाँ पर एक हैंडल टाइप का बना होता है। हैंडल को ऊपर उठाने और नीचे गिराने वाला बना रहता है। अच्छा, वो जो अपने गेट पे रहता है जिससे पूरे घर का चलता है वो? हाँ, वो एक बार नीचे कर दोगे तो सारा ऑफ हो जाएगा पूरा घर का। हाँ, वही जो बोलते हैं कि अपना वो हो गया, क्या कहते हैं, लोहा का टूट गया है, वैसे ही जो होता है। हाँ, लोहा का बना होता है सर। वो बोलते हैं ना घर में क्या सर्किट उड़ गया तो उसको ऊपर कर देते हैं। हाँ,
करके और बना करके फिर से, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, वो तो है। उसी के बारे में दिया है कि इसका जो कवरिंग जो रहता है उसको अर्थ के साथ कनेक्टेड किया हुआ रहता है। अर्थ के साथ क्यों कनेक्टेड रहता है वो आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मेन स्विच इज दैट इट ब्रेक्स द कनेक्शन ऑफ द लाइव एज वेल एज न्यूट्रल वायर सिमिल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाई। तो इसको जब हम लोग ऑफ करते हैं ना तो पूरा एकदम घर अंदर और बाहर पूरा कनेक्शन एकदम अलग अलग। अंदर में अब कहीं पर तुम वायर कुछ भी छुओ टच करो करंट नहीं लगेगा। द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली earthed. The earth wire from the meter is locally earthed. क्या वो बोल रहे हैं, लोकल यूजर सर्च कर देते हैं मतलब। ये क्या बोल रहा है, द अर्थ वायर फ्रॉम द मीटर इज लोकली earthed इन द कंपाउंड ऑफ हाउस। क्या बोल रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है। फ्रॉम घर के पास ही कर देते हैं सब कुछ, या लोकली कर देते हैं सब कुछ। पता नहीं क्या, छोड़ो उसको। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द वायर गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउस। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर डिफरेंट जगह पर चला जाएगा घर में लाइन। नाउ ए डेज ए कंज्यूमर यूनिट इज कनेक्टेड आफ्टर द किलोवाट आवर मीटर। बोल रहा है कि अब लोग कंज्यूमर यूनिट एक को लगा देते हैं किलोवाट आवर मीटर के बाद। दिस यूनिट कंटेन्स ए डबल पोल स्विच, इसमें भी डबल पोल स्विच होता है, और एन अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और MCB फॉर ईच सर्किट इन द हाउस। और यहाँ पर भी MCB से एक कनेक्टेड होता है और साथ में और डबल पोल स्विच मतलब कि वही न्यूट्रल और ये दोनों को ख़त्म कर देगा, ऑफ कर देगा, लाइव को भी और न्यूट्रल को भी। 9.3 शो द कनेक्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल टू डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इन हाउस। अब यहाँ पर देखो क्या क्या किया है। सबसे पहले बाहर से सप्लाई आया, 3 ठो आया, एक लाइन, एक न्यूट्रल, एक अर्थ। अर्थ हर जगह रहता नहीं है, देना पड़ता है। यहाँ से आया ये, पहले फ्यूज से जोड़ दिया, ये कंपनी वाला फ्यूज है। उसके बाद किलोवाट आवर मीटर से लग गया, यहाँ पर एक ठो लाइव वायर लगा देगा इसमें, और इसका वो बाहरी वाला हिस्सा अर्थ के साथ कनेक्टेड रहता है, वो खैर ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर यही मेन स्विच है जो एक साथ लाइन और न्यूट्रल दोनों को कट करता है या फिर ऑन करता है। और ए वाला उसके बाद फिर लाइव अर्थ न्यूट्रल यहाँ से जा रहा है अपना डिफरेंट घर में। यहाँ पर देखो MCB जो लगा हुआ है सिर्फ लाइव वाला में लगा हुआ है, सब में एक एक MCB है। MCB का काम होता है अगर ज़्यादा करंट फ्लो किया ना तो ये स्विच जो है ना अपने ऑफ हो जाता है ना। पहले MCB की जगह फ्यूज रहता था, अब MCB आ गया है कि खुद से ही ऑफ हो जाता है ज़्यादा करंट होने पर। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब ये फ्यूज वगैरह चला गया तो हमको फ्यूज पढ़ना क्यों पड़ रहा है, जब जो है वो पढ़ा हो। फ्यूज अभी कहीं पर, अब देखो यहाँ पर तो यूज हो ही रहा है। फ्यूज कुछ है नहीं, वो तो सिंपल एक वायर रहता है ना जो तुम्हारा हाँ जो टूट जाता है। जो मेरे ख्याल से 20 रुपये में बदल जाता, पता नहीं कितने का बदल जाता है। उसके बाद है हाउस वायरिंग। इन ए हाउस द वायरिंग इज कॉमनली डन बाय रिंग सिस्टम। अब यहाँ पर रिंग सिस्टम क्या होता है आगे देखेंगे। रिंग सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। इन दिस सिस्टम वी हैव ए सेपरेट रिंग फॉर ईच पोर्शन ऑफ द हाउस। हर पोर्शन के लिए एक अलग रिंग का यूज होगा। इन ए पोर्शन द वायर स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स run around all the room of the portion and then come back to the distribution box. रिंग का मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर निकला रूम में सब जगह पर घूमते हुए वापस फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक पहुंच जाएगा। अब बीच में जहाँ बल्ब लगाना है वहाँ लगा दो, यहाँ फैन लगाना है फैन लगा दो, इस तरह से। The distribution box contain a MCB of rating about 30 एम्पियर
डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक एमसीबी लगा हुआ है जिसका रेटिंग 30 एम्पियर है। 9.4 सो एयरिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग कनेक्टिंग ए लैम्प सॉकेट विथ स्विच एंड फैन विथ रेगुलेटर। क्या बोले 9.4 सो एयरिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग, यहाँ पर रिंग सिस्टम दिखाया है वायरिंग का। और इससे क्या क्या लगा हुआ है, एक लैंप लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट मतलब जिसमें प्लग वगैरह लगाते हैं, और विथ स्विच, सॉकेट विथ स्विच है, और फैन लगा हुआ है। यहाँ पर ये फैन हो गया है, ये स्विच है, ये वाला फैन है ना, ये वाला फ्यूज है, एफ लिखा हुआ है इसमें। 1 मिनट थोड़ा वेट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ 2 मिनट थोड़ा वेट करो फिर आगे बढ़ते हाँ हैं। हाँ सर, कोई बात नहीं।
हाँ देख रहे हो ना। हाँ सर। एक मिनट रुको, तो पानी वाला कॉल करना है। हाँ देखो, तो यहाँ पर थे ना, ए सेपरेट कनेक्शन इज टेकन फॉर ईच अप्लायंस फ्रॉम द लाइव वायर ऑफ द रिंग। सेपरेट कनेक्शन हर चीज़ के लिए लिया हुआ है इस रिंग से। one terminal of the appliance is connected to the live wire through separate fuse and separate switch, while the other terminal is directly connected to the neutral wire। तो एक हम लोग लाइव वायर से जोड़ते हैं, कोई भी मतलब चीज़ जोड़ना है, पंखा हो या फिर बल्ब हो, एक हमारा लाइव वायर से कनेक्टेड होगा, बीच में हम लोग एक फ्यूज़ लगा देंगे और उसके बाद एक स्विच लगा देंगे, ये वाला स्विच हो गया, फिर बल्ब लग गया तुम्हारा, और फिर इसको न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ दो। The earth terminal of matter is covering
from the appliance is connected to the earth wire. For each appliance, the wire used for connection should be of proper current carrying capacity. तो हर वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका करंट कैपेसिटी ठीक ठाक होना चाहिए. एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम. इस रिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है? तो पहला है, इन द रिंग सिस्टम द करंट फ्रॉम मेन कैन रीच टू द इंडिविजुअल अप्लायंस थ्रू टू सेपरेट पाथ. आवाज़ आ रहा है, सुन रहे हो ना? हाँ सर. तो रिंग सिस्टम में क्या होता है, करंट जो होता है मेन से इंडिविजुअल अप्लायंस तक दो सेपरेट पाथ से होते हुए पहुंचता है. दो सेपरेट पाथ होता है, एक तुम्हारा हो गया लाइव वायर और एक तो न्यूट्रल वायर. द ईच अप्लायंस दो सेपरेट मतलब देखो दो पोजीशन मतलब इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है करंट और नीचे से भी जा रहा है. मतलब एक तो कहीं मान लो कि गलती से यहाँ टूट गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट इधर से पहुंच जाएगा. अच्छा सर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में क्या डिफरेंस है? लाइव वायर से करंट आता है और न्यूट्रल में रिटर्न हो जाएगा. हाँ. Therefore, the wire required for main ring is of a lower current carrying capacity than the which what we required for the direct connection to the means. This considerably reduce the cost of wiring. तो ये बोल रहा है कि वायरिंग की कॉस्ट को घटा देता है. वायर रिक्वायर्ड फॉर मेन रिंग ऑफ द लोअर करंट कैरिंग कैपेसिटी देन विच रिक्वायर्ड फॉर a direct connection of mains. ठीक रहा है. बोल रहा है ना कि मतलब एक तो ये भी एडवांटेज होगा कि कहीं पर वायर टूट गया तो भी करंट बल्ब वगैरह जलता रहेगा. दूसरा एडवांटेज ये बोल रहा है ना कि इफेक्टिवली जो चौड़ाई है ना वायर का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर से भी जा रहा है करंट, इधर से भी जा रहा है तो करंट भी आसानी से फ्लो करेगा. दूसरा, ईच अप्लायंस है जो सेपरेट फ्यूज. हर एक अप्लायंस के लिए सेपरेट फ्यूज मिल जा रहा है. देयरफॉर इफ़ ड्यू टू सम फॉल्ट, इसलिए अगर कहीं पर कुछ फॉल्ट हुआ, फ्यूज ऑफ वन अप्लायंस बर्न, अगर किसी एक का फ्यूज जल भी गया तो ये दूसरे अप्लायंस को प्रभावित नहीं करेगा. तीसरा है, इन दिस सिस्टम ऑल प्लग एंड सॉकेट यूज्ड कैन बी ऑफ सेम साइज. सारा प्लग और सॉकेट क्या होगा, सेम साइज का लगा होगा. बट ईच सॉकेट शुड हैव इट्स ऑन फ्यूज ऑपरेटिंग सुटेबल फॉर द अप्लायंस टू कनेक्टेड विथ इट. हर एक जो फ्यूज लगा रहेगा मतलब हर एक सॉकेट के लिए एक फ्यूज लगा रहेगा जिसका रेटिंग सही ठीक ठाक होगा, उसके अनुसार होगा. वाइल इंस्टॉलिंग ए न्यू अप्लायंस इन रूम ए न्यू लाइन अप टू ए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर कहीं पर एक तो एक्स्ट्रा अप्लायंस लगाना होगा तो हम लोग को फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग बस इधर से ये वायर खींच लेंगे. इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग सर्किट. द केयर इज टेकन दैट द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन इन द रिंग सर्किट डज नॉट एक्सीड द रेटिंग ऑफ द मेन फ्यूज. अब यहाँ पर मेन फ्यूज हम लोग एक ठो लगाए थे 30 एम्पियर का, तो कोई ऐसा डिवाइस नहीं जोड़ देंगे जिसको 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट चाहिए. उसके बाद है कनेक्शन ऑफ द अप्लायंस, बल्ब, फैन, सॉकेट, ये सब का. वी नोट दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द मेन्स. ये मेन्स के साथ पैरेलल में कनेक्टेड रहता है. इन द लाइव वायर बिफोर ईच अप्लायंस देयर इज अ सेपरेट स्विच एंड ए सेपरेट फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर में जो अप्लायंस लगा हुआ है, फैन, बल्ब, ये सब, उससे पहले क्या होता है, एक सेपरेट स्विच और सेपरेट फ्यूज लगा होता है. एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंस इन पैरेलल. पैरेलल में अप्लायंस को क्यों लगाते हैं? पहला तो हो गया रीजन कि 220 वोल्ट सबको मिल जाएगा. पैरेलल में लगाए हैं तो हर जगह पर 220 वोल्ट ही होगा, ठीक है ना. कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो 220 वोल्ट ही मिलेगा. सीरीज में वैसा नहीं मिल पाता है. सीरीज में ऐसे करोगे तो कुछ ड्रॉप यहाँ पर हो जाएगा तो इधर फिर कम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पैरेलल में सब जगह पर 220 वोल्ट ही मिलेगा. ईच अप्लायंस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग अफेक्टेड वेदर अप्लायंस आर ऑपरेटेड और नॉट. सारा अप्लायंस जो होता है वो दूसरे से कोई दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है. अगर यहाँ पर फ्यूज जल गया तो इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पंखा अपना चलता ही रहेगा. उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टेड अप्लायंस इन सीरीज. सीरीज में जोड़ेंगे तो फिर वही एक तो फ्यूज खराब हुआ तो सारा बल्ब ही मतलब ऑफ हो जाएगा, सारा इक्विपमेंट ऑफ हो जाएगा.
इसके अलावा वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी घट जाएगा। द वोल्टेज ऑफ सोर्स गेट डिवाइडेड इन ऑल अप्लायंस कनेक्टेड इन सीरीज। जितना सारा सीरीज में लगा रहेगा उतना वोल्टेज ड्रॉप घटता चला जाएगा। ऑन कनेक्टिंग वन मोर अप्लायंस इन द सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल इंक्रीज। अगर एक और जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सारा डीम हो जाएगा। इट रिड्यूस द करंट जो होगा ओवरऑल घट जाएगा। ऑल अप्लायंस कनेक्टेड इन सीरीज ऑपरेट सिमल्टेनियसली। तो कोई भी इसमें इंडिपेंडेंट काम नहीं करता है। अगर एक ठो कोई ख़राब हो गया ना तो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इस सीरीज में जोड़ने का डिसएडवांटेज है। यहाँ पर है, सब पढ़ लेना एक बार क्या क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन एक तो देखोगे? 4 नंबर क्वेश्चन देख लो या फिर इधर से न्यूमेरिकल देख लोगे? हाँ न्यूमेरिकल देख लो। न्यूमेरिकल इसमें दिया है, न्यूमेरिकल शायद एक्सरसाइज में नहीं है। सर है तो मेरे ख्याल। ये वाला एक तो दिया है, ये वाला देख लो तो 4 वाला। हाँ न्यूमेरिकल तो नहीं दिया हुआ है। नहीं, खाली एक 4 वाला देख लो बस। एग्जांपल? हाँ फ्यूज जैसे तो हम लोग जानते हैं, एक सिंपल सा वायर होता है, वोल्टेज हाई होने से ब्रेक हो जाता है करंट ज़्यादा फ्लो करने से। तो फ्यूज का बहुत सारा टाइप होता है, यहाँ पर वो अलग अलग टाइप के बारे में दिया है और कैसे काम करता है वो दिया है। वी हैव रीड दैट मेन फ्यूज जैसे MCB इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। ये हमेशा लाइव वायर में जुड़ा रहता है जो कि किलोवाट आवर मीटर एंड बिफोर द मेन सर्किट। लाइव वायर आफ्टर मतलब किलोवाट आवर मीटर और मेन सर्किट के बीच में ये लगा होता है। द फ्यूज प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ब्लोइंग ऑफ। सर्किट को ख़राब होने से ये बचाता है। व्हेन द सर्किट आइदर गेट ओवरलोडेड, जब ओवरलोडेड का कंडीशन आता है, और गेट शॉर्ट सर्किट, और अगर किसी तरह शॉर्ट सर्किट हो गया तो। सिमिलरली फ्यूज इज कनेक्टेड विथ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेफ गार्ड इट। इसी तरह से फ्यूज हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से जुड़ा हुआ रहता है ताकि ये अप्लायंस को बचा सके हाई करंट से। ए फ्यूज वायर परमिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। फ्यूज वायर मतलब अपने से होकर के, खुद से होकर के करंट को पास होने देता है अप टू ए सर्टेन फिक्स लिमिट, एक निश्चित लिमिट तक, व्हिच इज कॉल्ड द करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज। वो उस फ्यूज का करंट रेटिंग कहलाता है। ए फ्यूज वायर परमिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट ओनली अप टू ए सर्टेन फिक्स्ड लिमिट। ठीक है, करंट लिमिट कहलाता है। एज द करंट एक्सीड दिस लिमिट, जैसे ही करंट इस लिमिट से पास करता है, फ्यूज का जो टेम्परेचर होता है ना वो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और जिससे फ्यूज जो है वो टूट जाता है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करंट। किसी सर्किट में अगर करंट को लिमिट करना है तो हम लोग ये वाला चीज़ फ्यूज यूज करते हैं। The use of a fuse safeguard the circuit and the appliance connected in the circuit from being damaged। यह सर्किट को डैमेज होने से बचा लेता है। ये काम कैसे करता है? द फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका जो प्रिंसिपल है इस पर वर्क करता है। ए फ्यूज वायर ऑफ लेंथ L रेडियस R एंड ऑफ मटेरियल विच स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो हैज ए रेजिस्टेंस R बराबर रो इन L बटा पाई R स्क्वायर। हम लोग जानते हैं R का वैल्यू होता है R बराबर रो इंटू L बाई ए होता है। ए को ये लोग पाई R स्क्वायर लिखा है। ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट हीट प्रोड्यूस, क्योंकि I अगर बढ़ेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। R का वैल्यू यहाँ पर ले लिया। इफ द T इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज वायर एंड डेल्टा इज अ राइज इन टेम्परेचर
देन लॉस ऑफ हीट रेडिएशन पर सेकेंड विल बी, तो कितना हीट रेडिएट होगा, लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन, कितना हीट लॉस होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। हो जाएगा 4 सिग्मा टी क्यू इंटू डेल टी इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, वेयर सिग्मा का वैल्यू इतना होता है, ये कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला है? हाँ, ये फार्मूला है, कितना हीट रेडिएट हो रहा है, बाहर निकल रहा है उसका। मतलब एक यहाँ से तो हम लोग ये पता कर रहे हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस पर मतलब ऐसे न्यूमेरिकल भी आएगा ऐसा फॉर्मूला? नहीं, इस पर न्यूमेरिकल नहीं देगा, दे दिया है बस, इसका यूज नहीं करना है ज़्यादा कहीं। ये बताया है ना कि हीट जो होता है ना, हीट इतना निकलता है, इतना जनरेट हुआ। ठीक है, अब इस हीट को यहाँ पर ये लोग मतलब इससे कितना हीट निकला उसको यहाँ पर ये लोग मतलब लिखा है। हमको लगता है कहीं पर यूज नहीं होगा। ठीक है, एक बार बस दे दिया है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करने से टेम्परेचर राइज कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो डेल टी हम लोग का जो आ रहा है ना, वो आई स्क्वायर बटा आर क्यू आ रहा है, ये एक तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनली मतलब टेम्परेचर जो राइज होगा वो किसकी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक करंट के स्क्वायर पर और एक आर के होल क्यू पर। आर जहाँ तुम्हारा रेडियस है वायर का, मतलब करंट बढ़ेगा तो तेज़ी से मतलब हीट बढ़ेगा, स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा हीट। दस राइज इन टेम्परेचर ऑफ फ्यूज डिपेंड ऑन करंट रेटिंग। ये सिर्फ पूछ सकता है, ठीक है ना, कि टेम्परेचर किस चीज़ पर डिपेंड करता है फ्यूज के अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर जो होता है वो आई स्क्वायर इंटू आर के पावर -3 इसके प्रोपोर्शनल होता है। एंड इट्स रेडियस, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। मतलब मोटा करेंगे तो फिर ये जल्दी गर्म, हीट ज़्यादा नहीं निकलेगा इससे। ए फ्यूज वायर ऑफ करंट रेटिंग 1 एम्पियर इज ऑफ रेडियस इतना मिलीमीटर, वाइल द फ्यूज वायर ऑफ करंट रेटिंग 8 एम्पियर इज ऑफ रेडियस इतना मिलीमीटर। अगर 1 एम्पियर का बनाना है तो उसका रेडियस 0.2 रखेंगे, और 8 एम्पियर का करना है तो रेडियस कितना रखेंगे, 0.8 मिलीमीटर। तो थिकनेस अगर बढ़ेगा तो उसका रेटिंग बढ़ जाएगा। दैट्स द थिकनेस ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड ऑन द करंट रेटिंग, हायर द करंट रेटिंग thicker is the fuse wire. A fuse is a short and thin piece of wire. वायर का बना होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और जब ये गर्म होता है तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है ताकि ये मेल्ट हो सके। एक किस चीज़ का बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल से ये बना होता है। जनरली किस चीज़ का, लेड और टीन को मिला करके बनाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 पर ही ये पिघल जाएगा। दूसरा चीज़ लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मोर देन, और रेजिस्टेंस कॉपर और एल्युमिनियम से इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तभी तो जल्दी गर्म होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होना भी ज़रूरी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ए कॉपर और एल्युमिनियम वायर इज अनसुटेबल फॉर यूज एज द फ्यूज वायर बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर और एल्युमिनियम हम लोग फ्यूज वायर की जगह पर नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 1080 डिग्री होता है। हालांकि जब हम लोग का फ्यूज ख़राब हो जाता है तो हम लोग लेने थोड़े ही जाते हैं, वहाँ पर कॉपर ही लगा देते हैं ना, कॉपर का पतला वायर जोड़ देते हैं। मोर एवर द यूज ऑफ ऑर्डिनरी कॉपर एल्युमिनियम वायर एज ए फ्यूज मस्ट बी अवॉइडेड एज इट इज़ वेरी थिक। ये बहुत मोटा होता है, इसलिए बोल रहा है कि इसको यूज करना भी नहीं चाहिए। सो इट विल नॉट मेल्ट इवन ए करंट एक्सीड, तो करंट अगर ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो पिघलेगा नहीं। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा बना होता है, फिगर 9.13 शो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्यूज अरेंजमेंट इन विच द फ्यूज, ये फ्यूज वायर है ना, यहाँ पर रखा हुआ है, लाइव वायर यहाँ से जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, और इसके बीच में ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर इस वायर के थ्रू ये जो ब्लू वाला वायर है कनेक्ट हो जाएगा। वायर एफ इज स्टेच्ड बिटवीन द टू मेटालिक टर्मिनल T1 एंड T2। दिस होल्डर फिट इनटू ए पोर्सिलिन सॉकेट, पोर्सिलिन सॉकेट के अंदर ही रहता है मेटालिक टर्मिनल विच लाइव वायर ऑफ द सर्किट इज कनेक्टेड, दस द फ्यूज वायर गेट कनेक्टेड इन द लाइव वायर। काम कैसे करता है, व्हेन करंट इन द सर्किट एक्सीड द स्पेसिफाइड वैल्यू
द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज विल राइज, टेम्परेचर क्या होगा इसका, राइज कर जाएगा टू एक्सटेंड दैट इट मेल्ट, इतना राइज करेगा कि ये पिघल जाए। एज ए रिजल्ट गैप इज प्रोड्यूस्ड एंड सर्किट ब्रेक, तो ये तार ही पे जब टूट जाएगा तो सर्किट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ ए डे द कॉस्टली अप्लायंस सच एज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गीजर, टेलीविजन आर प्रोवाइडेड विथ ए कार्टिलेज टाइप फ्यूज, इन लोग के इसके अंदर कार्टिलेज टाइप का फ्यूज बना होता है जो प्रॉपर करंट रेटिंग का होता है। ये देखो कार्टिलेज टाइप का ये वाला है, ये फ्यूज तो होता है जनरली आई थिंक इक्विपमेंट सारा में। अब है यहाँ पर कि फ्यूज को हम लोग लाइव वायर में क्यों जोड़ते हैं। द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लायंस सो दैट एज द करंट इन द सर्किट एक्सीड द रेटिंग ऑफ फ्यूज इट मे मेल्ट एंड ब्रेक। The fuse is always connected in the live wire before the appliance so that as the current in circuit exceed, ये लाइव वायर में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि करंट बढ़े तो ये जल्दी से पहले ही टूट जाए। बिफोर द करंट रीचेज अप्लायंस, अप्लायंस से करंट पहुँचे उससे पहले ही ये टूट जाए। दस नो करंट फ्लो इन द अप्लायंस। अब न्यूट्रल वायर में जोड़ेंगे तो फिर उसमें तो फ़ायदा नहीं है, उसमें तो अप्लायंस होकर के करंट आता है, तो लाइव वायर में ही जोड़ना चाहिए। यहाँ पर जोड़ा है 9.16 द फ्यूज एफ इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर दिखाया है। ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये वाला क्या होगा, टूट जाएगा और सर्किट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर एक तो बोला है कि न्यूट्रल में अगर हम लोग जोड़ेंगे फ्यूज को तब क्या होगा, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ अनसेफ टू कनेक्ट द फ्यूज इन न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर में जोड़ना सेफ नहीं होगा। 9.17 के शो द फ्यूज एफ इन द न्यूट्रल वायर, बगल के फिगर में दिखाया है न्यूट्रल वायर में जुटा हुआ। इफ़ ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द अप्लायंस एंड एक्सेसिव करंट फ्लो इन द सर्किट द फ्यूज ब्लोज, देखो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो फ्यूज तो ठीक है ख़त्म हो जाएगा एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग, करंट फ्लो करना भी बंद कर देगा। बट द अप्लायंस स्टिल रिमेन्स कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल पॉइंट ऑफ द सप्लाई, लेकिन जो अप्लायंस है अभी भी वो हाई पोटेंशियल पर जुड़ा हुआ है। नाउ इफ ए पर्सन टच द फॉल्टी अप्लायंस ही गेट इलेक्ट्रिक शॉर्ट बिकॉज ऑफ पर्सन कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द मेंस, तो अगर यहाँ पर कोई छूता है तो उसको करंट लग सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अप्लायंस के साथ अभी भी ये जुड़ा हुआ है। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या? ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग का जो फ्यूज है ना वो इधर लगा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हाई करंट फ्लो करेगा यहाँ पर टूट जाएगा। अब अप्लायंस में अब कोई करंट नहीं है, सेफ है। लेकिन अगर इधर जोड़ेंगे ना तो ये टूट भी जाएगा ना, तो अप्लायंस तक करंट तो रहेगा ही। अरे हाँ, वो तो उधर साइड है। इसीलिए बोल रहा है कि ये डेंजरस, थोड़ा रिस्की होगा। अब रहने देते हैं इसको, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा दोनों रखो, ठीक है ना, मैथ भी रखो और मैथ्स ही ले लो, मैं कंप्लीट कर दूंगा। मेरे को इसी पार्ट में मतलब न्यूट्रल और लाइव वायर में थोड़ा था, बाकी तो मैंने एक बार इसका वीडियो देख लिया। और नेक्स्ट क्लास में क्या करो कि 1 घंटा फ्यूज मतलब आधा घंटा 45 मिनट कम से कम फिजिक्स रखो, या फिर जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से कुछ रखो, और बाकी के टाइम में मैथ करो, दोनों खत्म होता रहेगा। एक घंटे ऐसा मैथ्स कर लेंगे, 7:30 से 8 बजे तक। अब कल तो नहीं करना है क्लास ना? हाँ कल नहीं, कल नहीं हुआ तो कल मैं कोशिश करता हूँ इसको कर लेने का कंप्लीट। हाँ और मैथ्स में ठीक है, कल वाला वही सैटरडे संडे को कर लेंगे। हाँ ठीक है।